एमए प्रवेश पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कार्यपालिका का अध्ययन करने से पहले हम सरकार का अर्थ देखेंगे और उसकी परिभाषाएं देखेंगे। तो सरकार का तात्पर्य उन सब व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों से है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति एवं क्रियान्वित करने का कार्य किया जाता है, उसे ही सरकार कहते हैं। अर्थात सरकार वह यंत्र है जिसके ऊपर राज्य के कानून बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा उनकी व्याख्या का जो दायित्व जिस संगठन का होता है, उसे ही हम सरकार कहते हैं। उसके बाद सरकार की जो परिभाषा गार्नर के अनुसार देखेंगे तो सरकार वह संगठन है जिसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करता है, अपने आदेशों को जारी करता है और अपने विषयों का संचालन करता है, उसे ही सरकार कहते हैं। सामान्यतया सरकार के द्वारा मुख्य रूप से 3 कार्यों का संचालन किया जाता है। प्रथम है कानून बनाना, नंबर 2 है नियम या कानूनों का क्रियान्वयन करना, नंबर 3 है नियम या कानूनों का उल्लंघन करने वाले को उचित न्याय व दंड देने का कार्य करती है। इन 3 कार्यों के आधार पर वर्तमान में सरकार के 3 अंगों का विकास होता है, जिसमें पहला है व्यवस्थापिका, नंबर 2 अंग है कार्यपालिका और नंबर 3 अंग है न्यायपालिका। यहाँ पर एमए प्रवेश के विद्यार्थियों के सिलेबस में कार्यपालिका का पाठ है। तो सबसे पहले हम कार्यपालिका का अर्थ व परिभाषा देखेंगे। तो कार्यपालिका के अर्थ में कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का पालन एवं क्रियान्वित करने वाला जो संगठन होता है, उसे ही कार्यपालिका कहते हैं। यहाँ पर कार्यपालिका की जो परिभाषा देने वाला जो राजनीतिक विचारक है, जिसका नाम है गिलक्राइस्ट। तो गिलक्राइस्ट ने जो परिभाषा दी है कार्यपालिका की, वह परिभाषा इस आधार पर है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। उसके बाद कार्यपालिका के प्रकार देखेंगे। तो कार्यपालिका के प्रकार को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका, नंबर 2 है नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका, नंबर 3 है उत्तरदायी व अनुत्तरदायी कार्यपालिका, नंबर 4 प्रकार आता है एकल व बहुल कार्यपालिका, नंबर 5 है वंशानुगत व निर्वाचित कार्यपालिका। यहाँ पर विद्यार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इन 5 प्रकारों में से एक हमारा लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बन जाता है जो इस आधार पर है। कभी राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका का अर्थ पूछ लेता है, कभी विद्यार्थी को इस रूप में प्रश्न पूछता है कि नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका को उदाहरण सहित समझाइए। तो इस आधार पर विद्यार्थी इन 5 प्रकारों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम कार्यपालिका का चयन का मतलब है कि कार्यपालिका का जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो विभिन्न देशों में कार्यपालिका के सदस्यों का जो चयन है या नियुक्ति का जो तरीका है वो अलग अलग है, जिनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है पैतृक या वंशानुगत के आधार पर, नंबर 2 है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, नंबर 3 है तरीका चयन का, वह है अप्रत्यक्ष या परोक्ष निर्वाचन, नंबर 4 है व्यवस्थापिका के द्वारा निर्वाचन और अंतिम प्रकार है मनोनयन के आधार पर चयन। उसके बाद कार्यपालिका के द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं शासन व्यवस्था में, जिसमें पहला कार्य है प्रशासन का संचालन करना, नंबर 2 है कूटनीतिक कार्य, नंबर 3 है वित्तीय कार्य, नंबर 4 है न्यायिक कार्य, 5 नंबर है विधि निर्माण संबंधी कार्य और अंतिम कार्य विविध या अन्य कार्य के रूप में जाना जाता है, जिसमें हम सबसे पहले प्रशासन का संचालन करना कार्य को देखेंगे। तो कार्यपालिका का
पहला व महत्वपूर्ण कार्य देश का प्रशासन चलाना है, ताकि देश में आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, जिसके लिए सरकार की स्थापना की जाती है। इस प्रयोजन के लिए कार्यपालिका पुलिस शक्ति रखती है, जो इसके आदेशों का पालन करती है, तथा रक्षा के लिए सेना की भी व्यवस्था करता है, ताकि बाह्य आक्रमणों से रक्षा की जा सके। और प्रशासन में जो नियुक्ति करने का जो कार्य है, वह कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, तथा आंतरिक और बाह्य प्रयोजन के लिए राष्ट्र जो नीतियों का निर्माण करने का जो कार्य किया जाता है, वह भी कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 2 है कूटनीतिक कार्य। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कूटनीतिक कार्य का समझेंगे होता क्या है। तो विदेशों के साथ जो उचित संबंध स्थापित करने का जो उत्तरदायित्व कार्यपालिका का होता है, उसे ही उसका कूटनीतिक कार्य कहते हैं। यहाँ पर कूटनीतिक कार्य में पहला कार्य आता है कि यह विदेशों में अपने दूतावास स्थापित करती है। नंबर 2 है राजदूतों की नियुक्ति करती है। नंबर 3 कार्य है विदेशों से आए राजदूतों का जो स्वागत है या सम्मान है या उनका जो सत्कार करने का कार्य करती है। नंबर 4 है कि यह आर्थिक, राजनीतिक तथा सुरक्षात्मक से संबंधित जो भी संधियाएं की जाती हैं, वो भी कार्यपालिका के कूटनीतिक कार्यों में आते हैं। अंतिम जो कार्य है कूटनीतिक में कि दूसरे देशों से सभी प्रकार के जो समझौते करने का जो कार्य किया जाता है, वह भी कार्यपालिका के देखरेख में ही किया जाता है। उसके बाद 3 नंबर है वित्तीय कार्य। कार्यपालिका वित्त से संबंधित वार्षिक आय व्यय निर्धारण करने का कार्य करती है, तथा राष्ट्रीय बजट पारित करना और आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखने का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात ये जो कार्य कार्यपालिका के मार्गदर्शन और निर्देशन में ही होता है, जिसके कारण कार्यपालिका इसके संबंध में यह निर्णय लेती है कि कौन से कर लगाने हैं, किन करों को समाप्त करना है तथा किन करों में वृद्धि या कमी करनी है, और कौन से कर को मंजूरी देकर वसूलना है, इत्यादि कार्य वित्तीय कार्यों में आते हैं। नंबर 4 है वर्तमान युग में जो न्यायिक कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे सभी देशों में राज्याध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह अपराधियों को क्षमा कर दे, उनकी सज़ा में परिवर्तन कर दे, उनको कम कर दे, पूर्ण रूप से रिहा कर दे। उनके इस अधिकार को क्षमा का परमाधिकार कहते हैं। यह प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना कर प्रशासनिक और न्यायिक संरचनाओं के बीच विभाजन रेखा खींचने से भी उनको रोकती है। यहाँ पर एक प्रश्न लघुत्रात्मक रूप में ये बनता है कि कार्यपालिका के अंतर्गत जो न्यायिक कार्यों में क्षमा का परमाधिकार क्या है, उसे समझाइए। तो विद्यार्थी इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे न्यायिक कार्यों में। उसके बाद आता है विधि निर्माण संबंधी कार्य। तो शासन प्रणाली के स्वरूप के आधार पर कार्यपालिका विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भी भाग लेती है, जिसके कारण अधिकांश राज्यों में कार्यपालिका को संसद का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने, निम्न सदन को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य के जो अध्यक्ष है वो अपने आदेश लागू कर सकता है, जिसका प्रभाव कानून के ही समान होता है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका ही विधि निर्माण में व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है और संसद द्वारा पारित विधेयक राज्य अध्यक्ष के निषेधाधिकार के अधीन होता है। उदाहरण के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेज सकता है और विलंब निषेधाधिकार का भी प्रयोग कर सकता है। अंतिम अन्य या विविध कार्यों में पहला कार्य आता है उपाधियों का वितरण करने का कार्य करता है। नंबर 2 है राष्ट्रीय आयोजनों का संचालन करता है। नंबर 3 है विदेशों के जो नागरिक हैं उनको नागरिकता प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि या विकास के कारण है, जिसमें पहला कारण है केंद्रीयकरण। नंबर 2 है संचार तथा आवागमन के साधनों का विकास। नंबर 3 है नेतृत्व की आवश्यकता। नंबर 4 है राजनीतिक दलों का विकास और अंतिम कारण आता है व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन।